जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे की जो मैथ्स बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। आज चौथा क्लास है यानी डे 4 है। इसमें हम लोग नंबर सिस्टम से शुरुआत किए थे और नंबर सिस्टम का ये चौथा क्लास है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्लासेस आपकी हो रही हैं ये आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के आगे के सवालों को करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। पिछले क्लासेस में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि पिछले क्लास में हमने इकाई अंक कवर किया था और नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में हमने जाना था, उसके सवाल किए थे। ठीक है ना, तो वीडियो नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर आज का जो पहला सवाल है वो हम लोग देखते हैं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक तरीका आपको पता चल जाए, है ना। चलिए, पहला सवाल बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है और जिसके गुणनखंड में 3675 हो, है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या है? पहला ऑप्शन है, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, है ना। पहला ऑप्शन है आपका ये, ठीक है, मतलब 11,025। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? 11,55। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 11,45 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 11,035। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं। अब सवाल में क्या बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग भी हो और जिसके गुणनखंड में 3675 भी आता हो। अब अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बोला कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है? जो संख्या किसी संख्या को वर्ग करने पर प्राप्त हो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। जैसे हम कहें कि 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ये जो 49 है किसी संख्या को स्क्वायर करने पर मिला है ना, तो ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इनमें से देखिए कि कौन सा संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। अगर हम लोग पीछे से चेक करना स्टार्ट करें तो आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंक को देखिए। यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 55 है और यहाँ पर 25 है। ठीक है, इस 35 को देखिए, 1 से लेकर 25 तक क्या किसी का भी स्क्वायर करने पर लास्ट में 35 आएगा? नहीं आता है दोस्तों, है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 35 तो नहीं आएगा। ऐसे ही 45 भी नहीं आता है, 55 भी आपका नहीं आता है ना। तो आता क्या है? यहाँ पे 25 आता है। मतलब यही आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये किसका वर्ग है? आप इसको निकाल भी सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है? 110 और 25। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा कि जब आपका लास्ट में 25 दिया हो ना, तो इस 25 को किसका स्क्वायर करने पर मिलेगा? 25 तो 5 का स्क्वायर करने पर मिलेगा। अब 25 के बगल में आपका क्या है? 110 है। तो 110 को 2 लगातार संख्या में तोड़ दीजिए। तो 110 क्या होता है? 10 × 11, है ना। 110 क्या है आपका? 10 × 11। ठीक है, इसमें से छोटा वाला संख्या ले लीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए। मतलब 105 का स्क्वायर आपका 11,025 होता है। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी आपकी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर हो गया? तो पहले ही स्टेटमेंट से हमारा आंसर पता चल गया कि भाई ये होगा। और इसमें 3675 होगा ही, है ना, क्योंकि ये 3675 से डिवाइड भी हो जाएगा। चाहे तो आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा सवाल, ये सवाल थोड़ा सा आपका लॉजिकल है। बहुत आराम से इस सवाल को समझिएगा। इसमें ये बोला जा रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिससे 216 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल के गुणनखंडों की संख्या विषम हो। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि किसी भी नंबर के गुणनखंडों की संख्या विषम तभी होती है जब वो संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या, है ना। पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। ठीक है, तो अगर एक कोई
संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है उसके गुणनखंड कितने होंगे, विषम संख्या में आएंगे। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या विषम होती है यानी कि ऑड होती है ना। इसको अभी एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे, विषम होती है। ठीक है, यहाँ तक तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या मान लीजिए कि 49 है ना। 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 49 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 7 का स्क्वायर लिखते हैं, है ना। अब इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालना चाहें, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो कैसे निकालेंगे, है ना। पावर में 1 बढ़ा के और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और भी अगर इसमें कुछ रहता तो उसमें भी हम लोग बढ़ा देते। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए कि 36 है, 36 भी आपके एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो 36 को क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर। 6 का मतलब क्या होता है, अच्छा इसको ऐसे देख लीजिए ना कि ये है आपका 9 चौक 36, तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे तो ये पूरा 36 हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, देखिए पावर में 1 बढ़ा के और गुणा करते जाते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 आएगा। यहाँ पावर 2 है, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 आएगा, कितना आ गया, 9 आ गया। मतलब विषम आया कि नहीं। तो अगर कोई संख्या एक पूर्ण वर्ग है तभी उसके गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। विषम का मतलब ऑड में आता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ भी 3 आया है, यहाँ 9 आया है, मतलब कि ऑड नंबर में है। समझ गए। अब आइए इस सवाल पे, तो 216 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे विषम संख्या आ जाएगा, है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 216 में क्या गुणा कर दें, मान लीजिए कि a का गुणा कर देते हैं। इस 216 को देखिए, ये क्या है आपका 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है ना। 6 का क्यूब होता है इंटू यहाँ पे a है। अब यहाँ पे स्क्वायर अलग कर देते हैं। मान लीजिए कि 6 का स्क्वायर अलग कर दिए तो 6 की पावर 1 को अलग करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ 3 गो 6 है तो 2 ठो 6 को अलग कर दिए क्योंकि हमको स्क्वायर बनाना है ना। और यहाँ पे a है। अब बताइए, ये तो आपका स्क्वायर बन चुका है, लेकिन 6 को स्क्वायर बनाने के लिए हमको 6 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब a के जगह पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 की पावर 4 हो जाएगा। और 6 की पावर 4 का मतलब 36 का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमको किस संख्या से गुणा करना चाहिए, 6 से गुणा करना चाहिए, तब वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। और पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी तो उसके गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। क्लियर है ना, यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, अगला सवाल सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है। इसमें बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होगी। अच्छा, सम कब होगी, अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, उसी का ना सम होगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन में आएंगे। जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसके तो गुणनखंड विषम संख्या आते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, पहला ऑप्शन 16900, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका 36000 और यहाँ पे 3 गो 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका कितना है 28900 और यहाँ पे 62500। अब इसमें देखिए, जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी उसी के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या आएगी, है ना। ये देखिए 169 13 का स्क्वायर होता है और 00 मतलब ये 1 0 का स्क्वायर 00 आएगा। तो ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। 289 17 का स्क्वायर होता है और 1 0 का स्क्वायर 2 0 आएगा, है ना। तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। 625 25 का स्क्वायर होता है और 1 0 का स्क्वायर 2 0 होगा, मतलब ये भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर हम 2 0 इसमें से अलग करें, मतलब 1 0 का स्क्वायर 2 0 आता है, तो 360 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, मतलब ये आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसके गुणनखंडों की संख्या कैसी होगी, सम होगी, है ना। तो यही तो पूछा है कि किसके गुणनखंडों की संख्या सम होगी, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो गया, यानी 3600। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये भी आपका बन गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चौथा सवाल, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 2022 के पेपर में पूछा गया था। बहुत बेहतरीन सवाल है ना। बोला गया इसमें कि मान लीजिए x बराबर इतना दिया गया है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं है। मतलब
क्या है इसका? गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड वही संख्या होती है जिससे वो कट जाता है वो संख्या, है ना। जैसे मान लीजिए कि 4 का गुणनखंड कौन कौन सा होगा? जिससे वो 4 कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, यही 3 संख्या से कटेगा ना। तो 4 के गुणनखंड वही हो गए जो उसको काट रहे हैं। मतलब कि इसको काटने वाली संख्या कौन सी नहीं है आपके ऑप्शंस में से, है ना। चलिए तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 55 की पावर 100, 55 की पावर 101, 55 की पावर 102। मतलब यहाँ इस वाले में 100 गो 55 है, इसमें 101 गो 55 है, इसमें 102 गो 55 है। तो सबसे छोटा कौन सा है आपका? मतलब जो कॉमन है वो 100 गो 55 है ना, क्योंकि 100 गो 55 तो तीनों में होंगे। इसमें 1 एक्स्ट्रा है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है। तो 100 गो 55 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, मतलब 55 की पावर 100 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचेगा, प्लस 100 गो 55 बाहर निकाले हैं तो यहाँ 1 गो 55 बचेगा, मतलब 1 ही 55 बचेगा, प्लस यहाँ से 100 गो 55 बाहर निकाल लिए हैं तो 2 तो बचेगा यहाँ पे, यानी 55 का पावर क्या बचेगा? 2 बचेगा, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 55 का पावर 100, 55 का पावर 100 और इंटू इसको देखिए 1 प्लस, अच्छा ये तो आपका 56 हो गया ना, 56। 55 का स्क्वायर कितना होगा? निकालिए तो ज़रा। 55 का स्क्वायर शुरू में 5 है तो कैसे करते हैं? 5 का स्क्वायर कर देंगे यानी 25, 5 का स्क्वायर 25 और 5 में 1 बढ़ा देंगे, मतलब इस वाले में 5 में 1 बढ़ाएंगे तो 6, माने 5 छक्के 30 हो जाएगा। तो 30 25 इन दोनों को जोड़िए तो 55 की पावर यहाँ पर 100 और इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 30 और 6 5 11 और आपका इतना हो जाएगा, है ना, 5 2 7 1 8, ठीक है इतना। अब यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया है? पहला दिया है 71, दूसरा दिया है आपका 3, तीसरा दिया है आपका 79 और चौथा दिया है आपका 11। ये बताइए कि ये जो पूरी संख्या है निम्न में से किससे नहीं कटेगी, है ना। जिससे नहीं कटेगी वही आपका गुणनखंड नहीं होगा। देखिए पहले 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का क्या रूल होता है कि संख्याओं का योग 3 से कट जाना चाहिए। इसको देखिए क्या ये 3 से कटेगा? 3 और 8 11, 11 1 12, मतलब टोटल 12 हो गया। तो 12 तो 3 से कट जाता है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 आपका आंसर नहीं हो सकता। 11 से देखते हैं तो 11 से तो ये 55 ही कट जाएगा ना भाई। यहाँ पर 100 को 55 है तो 1 तो 55 तो कट ही जाएगा, और मल्टीप्लाई में है तो कहीं से भी काट दीजिए, कटना तो है ही। मतलब ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए 79 है, अगर हम इसमें इसको डिवाइड करें इससे तो ये कट जाएगा, है ना। 3081 जो है 79 से कट जाएगा, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। बचा कौन? 71। तो ये जो संख्या है 71 से नहीं कटेगी, और जब नहीं कटेगी तो यही आपका गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर है बात? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। एकदम लाजवाब सवाल है दोस्तों। इसको बेसिक मेथड से ना करके एक और तरीका बताएंगे जो कि डिजिटल सम का तरीका है, उस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी ये सवाल बन जाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है ना। तो कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिजिटल सम का उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए 0.527 और 2.013 के गुणनफल से 1 प्राप्त करने के लिए क्या घटाया जाना चाहिए। तो इसमें ये बोला कि 0.527 और 2.013 के गुणनफल से 1 प्राप्त करना है हमको, मतलब इक्वल टू में 1 लाना है। तो इसमें क्या घटाया जाना चाहिए? मान लीजिए कि x घटाया जाना चाहिए, तब हमको 1 प्राप्त होगा। अब x की वैल्यू हमको निकालनी है ना। क्या घटाया जाना चाहिए? यानी x घटाया जाना चाहिए, तो उसी की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो x को अगर आप लोग उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आपका इधर आ जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। मतलब ये हो गया आपका 0.527 और इंटू 2.013 और +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू आपका x हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आप लोग ऑप्शन में आइए। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे हम ऑप्शन को लिख देते हैं 1.939085। ठीक है। अगला ऑप्शन आपका दिया है 2.060851,
ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 0.060 और 851 है ना, 851। और चौथा ऑप्शन आपका दिया है 0.939085। ठीक है, 93। अच्छा यहाँ पे रिपीट हो गया क्या? हाँ चलिए, ये तो 1 पॉइंट है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं डिजिटल सम हम लोग कैसे निकालते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं ऐसे सवालों में। अगर हम लोग बेसिक मेथड से क्या करेंगे तो इन दोनों को पहले गुणा करना पड़ेगा और इनके गुणनफल में से एक घटाना पड़ेगा, है ना, यही तो होगा। लेकिन डिजिटल सम कैसे लगाते हैं? देखिए दोस्तों, डिजिटल सम मतलब अंकों का योग, अंकों को जोड़ना है और अंकों के जोड़ में जहाँ पे 9 आ जाए, अंकों को जोड़ते जोड़ते जब 9 आ जाए तो 9 को छोड़ देना होता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे 7 और 2 9 है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, तो इसका डिजिटल सम सिर्फ कितना आ गया? 5 आ गया, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी अंकों को जोड़िए, 2 1 3 3 और 3, ये हो जाएगा 6, तो इनटू में हो गया आपका 6 माइनस इसका डिजिट सम तो 1 ही रहेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर 5 छक्के 30, तो भाई 30 आया ना, तो 30 का डिजिटल सम कितना होगा? 3 + 0 यानी कि 3 होगा। तो 5 छक्के 30, इनका डिजिटल सम कितना हो गया? 3 माइनस 1 है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। मतलब जो x की वैल्यू होगी उसका डिजिटल सम कितना आएगा? 2 आएगा। अब आपके ऑप्शन में देखिए यही तो x की वैल्यू है और इनका डिजिटल सम आप लोग देख लीजिए कि कहाँ पर आपका 2 आ रहा है, किस में आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं, है ना। जहाँ पे 9 हो जा रहा है उसको हटाइए, ये 9 है, ये 9 है, 8 और 1 9 मिलाकर, मतलब 8 और 1 मिलाकर 9 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 और 5 मिलाकर 8 हो जाएगा, मतलब इसका जो डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। हमारा आंसर में डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं, 8 1 मिलाकर 9 हो जाएगा। इसको देखिए 2 और 6 हो गया 8, 8 और 5 हो जाएगा 13, 13 का मतलब 3 1 4, है ना। तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 4 आएगा। इसमें देखिए 8 और 1 मिलाकर 9, 6 और 5 मिलाकर हो जाएगा कितना? 6 और 5 11, है ना। तो 11 का मतलब क्या? डिजिटल सम कितना आएगा? 2 आएगा ना। इसको देखिए यहाँ पे ये दोनों मिलाकर 9 हो गए, है ना, कट गया। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 8 5 13, 13 मतलब 1 और 3 यानी कि 4, और 4 और 3 7, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 7 आ गया। अब देखिए आपके ऑप्शन में और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है हमको कहाँ मिल रहा है? सी वाले में मिल रहा है ना। हमको क्या चाहिए? 2 डिजिटल सम चाहिए। इसका डिजिटल सम कितना आया है? 2 आया है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये है डिजिटल सम का जादू। ठीक है, वैसे तो आपको क्या करना पड़ता? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, माथा पच्ची करते, फिर उसमें से एक घटाते, तब जाके आपका आंसर आता। क्लियर है? तो डिजिटल सम का उपयोग आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे। ये सवाल भी आपका थोड़ा सा है ना, कैलकुलेटिव है। कह रहा है जब किसी संख्या के वर्ग से 78 का स्क्वायर घटाया जाता है तो उत्तर 64 60 होता है, वह संख्या क्या होगा? यहाँ पे हम एक संख्या मान लेते हैं कि x है, x के स्क्वायर में से 78 का स्क्वायर घटा दिए तो आंसर कितना आया हमारा? 64 60 आ गया, है ना। अब इसमें से x स्क्वायर को अगर देखें तो कितना हो जाएगा? ये 78 के स्क्वायर उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 64 60 प्लस 78 का स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर निकालने की थोड़ी सी ट्रिक बता देते हैं आपको। वैसे तो हमारे चैनल पर वीडियोस डली हैं स्क्वायर निकालने का और स्क्वायर रूट निकालने का भी, है ना, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी यहाँ पर बता देते हैं। 78 का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। किसी भी 2 अंक के संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले देखते जाइएगा, पहले इकाई अंक का स्क्वायर करिए। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, 64 का ले लीजिए आप लोग 4, ठीक है, हासिल में 6 रखिए। ठीक, फिर इन तीनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 7 8 56, 56 दूना 112, 112 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 112 और 6 118 आ जाएगा। 118 का 8 ले लीजिए, बचा कितना? 11 बचा। अब इस 7 का स्क्वायर करिए। 7 का स्क्वायर 49, 49 में हम लोग 11 जोड़ देंगे जो हमारे हासिल में था, है ना। तो 49 में 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 78 के स्क्वायर कितने आ गए? 60 84 आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब इन दोनों को जोड़िए। पहले जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा 4, 8 और 6 14 के 4, हासिल 1, 4 1 5 और 6 और 6
12 हो जाएगा, मतलब 12,544 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग x की वैल्यू स्क्वायर रूट लेके मत निकालिए, है ना, इससे आपका ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। आप ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पे 109 दिया गया है ना। फिर आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे 113 दिया गया है, फिर आपका 112 दिया गया है, और फिर आपका 115 दिया गया है। आप इकाई का अंक देखें ना दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग x के जगह पर 109 रखेंगे यहाँ पे, तो 9 का स्क्वायर 81 आएगा, मतलब इकाई के अंक में 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो इकाई का अंक 4 है, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगर इसको रख दिया यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, 9 क्या है यहाँ पे, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 112 है, तो मतलब यहाँ पे अगर 112 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर लास्ट में 4 आएगा, है ना, तो 4 आ तो रहा है आपका, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 को यहाँ पे रखेंगे तो 115 मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को। इकाई अंक मतलब हर एक चीज़ आपको सोचना है, हर एक एंगल से, ये नहीं कि बस आप कैलकुलेशन में ही बिजी रहें, है ना। आप इकाई अंक से भी कर सकते हैं और किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे पिछले प्रश्न में हमने आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बताया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें भी आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और अंतर 19 है, संख्याएं कौन सी होंगी, है ना। दो संख्याएं हम लोग a और b मान लेते हैं, तो a और b का जो सम दिया गया है वो कितना है, 45 है, ठीक। और अंतर कितना दिया गया है, यानी a माइनस b कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, ठीक है। संख्याएं हमको निकालनी है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको a प्लस बी और a माइनस बी इस टाइप से दिया हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ से a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू निकालने के लिए, यानी जो पॉजिटिव वाला है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 और 15 कितना हो जाएगा, 45 और 15 हो जाएगा आपका 60। 60 को 2 से भाग कर दीजिए, मतलब कितना आ जाएगा आंसर आपका, 30 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 30 हो गई, है ना। तब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो b की वैल्यू निकालने के लिए, यानी निगेटिव का मान घटा के 2 से भाग कर दीजिए। 45 माइनस 15 करेंगे तो आएगा 30, 30 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 15। तो a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 15, मतलब कौन से ऑप्शन में, b ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, आगे चलें। देखिए दोस्तों, इस सवाल को क्या दिया है, इसमें एक बहुत बढ़िया सवाल है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 141 है, मध्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको ऐसे सवालों को करने के एक बेहतरीन तरीका बताते हैं। क्या बोला है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं, 3 क्रमागत बोला है, यानी 3 लगातार, तो 3 जगह है आप यहाँ पे बना लीजिए। इनका जो टोटल बोल रहा है वो कितना बोल रहा है, 141 बोल रहा है। कितने क्रमागत संख्या हैं, 3 है ना। तो जितने क्रमागत संख्या हैं उतने से इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 4 क्रमागत बोलता तो 4 से डिवाइड कर देते, 5 क्रमागत बोलता तो 5 से डिवाइड कर देते, है ना। डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करिए, 3 चौके 12 बचा 2, 3 सत्ते 21, यानी 47 आएगा। ये जो 47 आया है दोस्तों, जो भी आएगा वो एग्जैक्टली हमारा बीच में होगा, है ना। तो इन तीनों संख्याओं में बीच कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये जो 47 है वो बीच में होगा। क्रमागत बोला है ना, तो 47 के बाद क्रमागत में, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, है ना। तो लगातार प्राकृत संख्याएं देखनी है। 47 के आगे 48 होगा और 47 के पहले आपका 46 होगा। यही तीनों को जोड़ेंगे तो 141 मिल जाएगा। क्या बोला है उसमें, मध्य संख्या का मान, मतलब बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या हमारी कितनी है, 47 है। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे सवालों में आपसे कई तरीके का बना के पूछ लिया जाता है। कभी बोल देगा कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए, मतलब 48 और 46 का अंतर हमको बताना पड़ेगा। या फिर कभी कभी इनका जोड़ भी पूछ लेता है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जोड़ भी पूछ लेगा, है ना। कभी कभी इनके स्क्वायर का अंतर पूछ लेता है।
तो बहुत सारे तरीके के सवाल यहाँ से बन सकते हैं। तो आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसे सवालों को कर भी लेंगे। और इस टाइप के और भी जितने सवाल हैं वो हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। डेली आपकी क्लासेस चल रही हैं, है ना, तो डेली आप लोग देखिए। प्लेलिस्ट का बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।